नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बिहार के इंतखाबात लगभग आ चुके हैं। जब तक हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, एनडीए को वाज़ेह बढ़तरी मिल चुकी है और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, जिसको 92 सीट मिले हैं। सबकत है, अभी तक इस पर हतमी तो 6 बजे के बाद ही लग पाएगा, या जब वोटिंग रुक जाएगी या फिर ऑफिशियल जो है इलेक्शन कमीशन के इसमें शाये होगा वेबसाइट में। जेडीयू 80 नशिस्तों पर आगे बताया जा रहा था जब तक हम इस न्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन से मौसूल ताज़ा रुझानात के मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए ने अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत कर ली है। महागठबंधन की नशिस्तें महदूद होती जा रही हैं। 243 नशिस्तों के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पार्टीवार अगर देखा जाए, जब तक रिकॉर्डिंग हो रही थी तो बीजेपी 92 पे थी, जेडीयू 81 पे, आरजेडी 26 पर, एलजेपी रामविलास की पार्टी 21 पर, ये एमआईएम ओवैसी की पार्टी 6 पर, कांग्रेस 5 पर, एचएएमएस 5 पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 पर, सीपीआई वो 1 पर, सीपीआई एमएल वाली 1 पर, बीएसपी 1 पर आगे चल रही थी। तो बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह की तबसरे सामने आ रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो 140 तक एनडीए को बता रहा था, लेकिन पूरा जोड़ेंगे तो 40 मज़ीद सीट हासिल कर लिए हैं। अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई ईवीएम में हैक करके जो है वोटों को बढ़ाने की बात कर रहा है, कोई बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने पूरा सपोर्ट किया। जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह के रुझानात नेशनल मीडिया ने दिखाया, एग्ज़िट पोल ने दिखाया, बिलाखिर वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के दरमियान में सख्त मुकाबला माना गया था। यहाँ तक सोचा जा रहा था कि किसी को अक्सरियत नहीं होगी, 50-50 होगा, लेकिन यहाँ सारा मामला जो है अलग ही एक तरफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब सवाल ये है कि जाहिर सी बात है, बीजेपी जहाँ बिहार में जिसकी एक भी सीट आना बड़ा मुश्किल था, उसने 92 सीट हासिल कर लिए हैं नीतीश के कंधे पर सवार होकर। अभी नीतीश की कामयाबी है या बीजेपी की कामयाबी है या नीतीश की नाकामी है और बीजेपी अपनी साजिश में कामयाब हो चुकी है। अपनी सियासी उसकी जो पोजीशन होती है, हमेशा मकामी पार्टियों का सहारा लेकर के बढ़ते चले जाना, कुछ साल उनको हुकूमत करने के लिए देना, फिर इस दरमियान में अपनी मार्केटिंग इतने बड़े पैमाने पर करना कि लोग मकामी पार्टी को भूलकर बीजेपी को याद रखें। उनका ये सियासी फार्मूला बिहार में भी कामयाब होता हुआ नज़र आया और नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अब 92 सीटों पर आगे है, तो अगले इलेक्शन में अगर बीजेपी का यहाँ पर अगर सीएम बन जाता है तो फिर बिहार को अपने मकामी पार्टियों को भूल जाना होगा। इस तरह के तबसरे इस वक्त लिखे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ये हमेशा से सियासी पॉलिसी या उनकी सियासी तौर पर सूझबूझ को याद रखिए, मकामी सतह के पार्टियों को या तो उनका साथ देकर उसको एकसर नेस्तो नाबूद कर देते हैं, या फिर उसके कंधे पर सवार होकर अहम तरीन ओहदों को पा लेते हैं, फिर उस मकाम से उस पार्टी को गायब कर देते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं। अगर नहीं तो फिर उनके दरमियान में ऐसी दरारें पैदा कर देते हैं कि फिर उनकी साख पूरी तरह से मुतासिर होती है और फिर लोग जो है तितर बितर हो जाते हैं। महाराष्ट्र की हमारे पास मिसाल है कि हाँ किस तरह से दो पार्टियों को, एक पार्टी और दो पार्टियों को अलग अलग जो है तकसीम करने में कामयाब हुई और सत्ता हासिल कर लिया। कर्नाटक में कोशिशें हुई जेडीएस का सहारा लेकर,
लेकिन जेडीएस कोई ख़ास उसके लिए जो है सपोर्ट नहीं कर पाई, तो जेडीएस ही इस वक्त जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसका साथ देने वाले या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं या फिर तितर बितर हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल बिहार की भी इस वक्त है कि एक जिस रियासत में एक भी जो है सीट नहीं मिलती थी, वहाँ पर बीजेपी ने 92 सीटें हासिल कर ली हैं। तो मतलब ये है कि जो है अब नीतीश कुमार का जलवा भी कम हो चुका है, और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का जलवा वो कभी दिखा नहीं पाए जब से लालू यादव गए हुए हैं। कभी दिखाते कभी नहीं दिखाते, लेकिन इस मर्तबा में उनकी जो अगर ईवीएम का कोई मसला नहीं है, अगर जो है टेम्पर नहीं किया गया है या अंदरूनी सतह पर किसी तरह की साजिश बीजेपी को जिताने की नहीं हुई है और वाकई में इस तरह की वोटिंग हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव की ये बहुत बुरी हार है माना जा सकता है। और जहाँ तक कांग्रेस है, वो जो है फिलहाल कई रियासतों में किसी भी तरह से अपनी साख बचा नहीं पा रही है, जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी पूरे भारत में। लेकिन इस वक्त उसकी जो सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि उसका जो भी दामन थामेगा वो पीछे ही रहेगा। सुदीन ओवैसी महागठबंधन का जो है अपने में शामिल करने की बहुत कोशिशें करते रही, लेकिन मैंने आपको इस वक्त बताया वो चिल्लाते रहे कांग्रेस को कि हमें साथ लो, लेकिन जो है जाहिर सी बात है साथ नहीं लिया। अब जो है कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है एमआईएम, यानी कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 5 मिले हैं और एमआईएम को 6 मिले हैं। 6वीं सीट लीड पर थी, अगर लीड पर नहीं भी है, मान के चलते हैं कि एमआईएम को भी 5 मिले हैं, तो मतलब यह है कि कांग्रेस और एमआईएम बराबरी में आए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान जहाँ जहाँ पर भी एमआईएम जीती होगी कांग्रेस को ही हुआ होगा। बहरकैफ ये सारे तबसरे, सियासी तबसरे कहाँ किसको कितना नुकसान हुआ, ये एक दिन पूरा छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा। किसके वोट कहाँ किस तरह से गिरे, कितना परसेंटेज आया, किसका परसेंटेज किसको गया, या आएंगी सारी चीज़ें। लेकिन ये साफ और वाज़ेह है कि बिहार में बीजेपी ने इस वक्त अपनी साख, अपनी बुनियाद मजबूत कर ली है नीतीश के सहारे। अब आप इससे ज़रिए से नीतीश को अच्छा कहेंगे, अच्छा सियासी पार्टी लीडर कहेंगे, या फिर जो है वो बीजेपी के इस सियासी फार्मूले में या साजिश में फंसकर खुद अपनी ही पार्टी को तबाह कर चुके हैं और अपनी कुर्सी को दांव पर लगा चुके हैं। क्या कह सकते हैं आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात सही है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी सतह पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने करीबी साथी और जिनके साथ अपनी सियासत को शुरू किया, लालू यादव से भी दूर होने वाले, वो किसी भी एतबार से कुर्सी छोड़कर देने वाले नहीं होंगे। अगर उन्हें कुर्सी छोड़कर नहीं दिया तो फिर जो है बीजेपी के लिए ये अपने अना का मसला हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सीटें हासिल की हुई है। वो किसी भी सूरत में सीएम का चेहरा नीतीश को बनाने से कतराएगी। जाहिर सी बात है कि अगर मज़ीद उसको बिहार में बड़ा जो है मैदान वसी करना है, मज़ीद अगले इलेक्शन में बहुत सीटें हासिल करना है और ख़ुद सिर्फ अकेली बीजेपी को अक्सरियत में आना है, तो ख़ुद उसको जो है अपना सीएम बनाना होगा। ऐसी सूरत हाल में जो है मुमकिन है कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी में कुछ दिनों के लिए खींचातानी हो सकती है सीएम को लेकर के। फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि 50-50 का फार्मूला अपनाया जाएगा, यानी कि 2.5 साल नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या बीजेपी के सीएम रहेंगे, या फिर जो है 2.5 साल बीजेपी के, और फिर इस तरह से इन दोनों के दरमियान में अगर अच्छा गठजोड़ हो जाता है ठीक है। फिर अगर बीच में कोई पॉलिसी या फिर तेजस्वी यादव कोई सियासी जो है पारा खेलने में कामयाब हो जाते हैं, कोई अंदरूनी साजिशें होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के साथ भी नीतीश कुमार जाकर हुकूमत बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तबसरे हैं, बहुत सारी सोच भी इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे हैं। अब देखा जाएगा पूरी तरह से नताइज सामने आने के बाद कि बीजेपी और जो है नीतीश यादव के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें सामने आती हैं। उधर बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज ने न सिर्फ पटना में सियासी दर्जे हरारत बढ़ाया है, बल्कि उसकी गर्मी मुंबई तक भी पहुंची है। जैसे ही एनडीए ने तारीखी जीत की तरफ पेशकदमी की, महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी का नया दौर शुरू हुआ। बीजेपी और शिवसेना के लीडरों के दरमियान ट्विटर वार शुरू हो गई। दोनों तरफ ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ।
महाराष्ट्र की सियासत में जो नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है इंतखाबी आदाद व शुमार नहीं रहे बिहार के, बल्कि दोनों रियासतों की सियासत को जोड़ने वाला एक अहम पुल बन गए हैं। ऐसे बहुत सारी बातें होने लगी हैं। वह नाज़रीन गिरामी, ये सियासी जो इस वक्त अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ हैं, हमें और कुछ दिन देखने और सुनने को मिलेगा। बिहार में खेले गए एसआईआर गेम को मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, यूपी में नहीं बनने देंगे, अखिलेश यादव ने जो है इस वक्त बयान दिया है। जैसा मैंने कहा, एसआईआर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बराह रास्त जो है इस वक्त बिहार के इस खेला में उसकी भी शमूलियत के इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्योंकि एसआईआर जिस तरह से बिहार में इलेक्शन से पहले कराए गए, उसमें किसी न किसी एतबार से अंदरूनी सतह पर कोई ऐसी साजिश हुई है जो बीजेपी को जीत की जानिब ले जा सकती है। 72 लाख वोट का ज़्यादा पड़ना और वोट कहाँ गए, कैसे आए, अचानक फीसदी कैसी बढ़ी, ये बहुत सारे सवालात हैं। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने यह बात कही है कि दरअसल एसआईआर ने जिस तरह से बिहार की कामयाबी के ज़रिए साजिश का नतीजा जो सामने आया है, उसको हम दीगर रियासतों में होने नहीं देंगे, ये कहते हुए उनका खुला हुआ बयान सामने आया है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, यूपी में जब एसआईआर कराने की बात जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कर चुके हैं, बल्कि सारी रियासतों में होगा, तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि आइन इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी तौर पर एसआईआर का जो मामला वहाँ अपनाया गया, उसी वक्त से शक बढ़ चुका था। और उसके बाद सूरत हाल ऐसी बनी कि जो है शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट्स के रुझानात ये आने लगे थे कि महागठबंधन जीतने वाली है, अक्सरियत है। फिर उसकी तीसरे दिन ही जो है लाल किले के सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर उसके बाद सारा का सारा मीडिया का रुझान इधर हो जाता है, अलग अलग तरह की जो है डिबेट शुरू हो जाते हैं। किसी ने, लिखने वाला ने सोशल मीडिया में लिखा कि जो है सारी की सारी दुनिया को लाल किले की तरफ मोड़ करके बिहार के अंदर में जो है कुछ और ही साजिश चल रही थी। इस तरह की भी चीज़ें लिखने वालों ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने बोला और उस पर बहुत सारे जो है सरजनिशें भी हुई, तनकीदें भी हुई। सियासत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये कुर्सी का लालच, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अंदरूनी सतह पर कौन किसका है, किस तरह की साजिशें हो सकती है, हज़ारों लोगों की जानें जा सकती हैं, अपनी साख को बचाने के लिए ली जा सकती हैं। ऐसी चीज़ें भी लिखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा है और इन तमाम चीज़ों से इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी आलमी सतह की सियासत में भी ऐसा देखा गया है, मुल्की सतह की सियासत में भी देखा गया है। लेकिन ये एक बात है कि इनकी सियासत में आम आदमी की जानों की कोई परवाह नहीं की जाती। नाज़रीन में महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु शाहराह पर जुमेरात की देर शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 8 अफराद जाँ बहक हुए। यह हादसा नवले ब्रिज के पास पेश आया, जहां 2 कंटेनर, एक मिनी बस और 3 से 4 कारें आपस में ऐसे टकरा गई कि तकरीबन 7 गाड़ियों की शदीद टक्कर के सबब आग लग गई, जिससे मौके पर चीखो पुकार और अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की मौत जिंदा जलने की वजह से हुई है, जबकि कुछ दीगर अफराद झुलस गए, जख्मी हुए, उनको करीबी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। हादसे की जानकारी मिलती पुणे फायर ब्रिगेड की कई टीमें जावी वक़ुआ पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई। हादसा शाम में उस वक्त हुआ जब सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। यही वजह है कि पुणे बेंगलुरु शाहराह पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें राहत व बचाव कार्य के अमल में मसरूफ़ हैं। महलूकीन की शनाख्त की जा रही है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के मंदसौर और उज्जैन के 8 लोगों से हज सफ़र के नाम पर 18.62 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस ताल्लुक से पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया। बताया जाता है कि हज सफ़र का इंतज़ाम करने के नाम पर राजस्थान के जोधपुर बाशिंदा 2 लोगों ने इस ठगी को अंजाम दिया। मुलजिमीन को BNS की दफ़ा 316/2 और 318/4 के तहत मुजरिमाना धोखा, जायदाद की धोखे से मुंतकिली और दीगर जराइम के तहत गिरफ्तार किए जाने की खबरें आ रही है। मंदसौर SP विनोद कुमार मीना ने बताया कि रवा साल अप्रैल मंदसौर और उज्जैन के 8 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत दहिंदगान के मुताबिक उवैस रज़ा और सैयद हैदर अली ने हज सफ़र पैकेज के तहत मध्य प्रदेश के लोगों से 18.62 हज़ार रुपये यानी 18,62,000 रुपये वसूल किए, लेकिन ना तो हज सफ़र का इंतज़ाम किया और ना ही पैसे वापस किए गए। नाज़रीन में हज मौसम के मौके पर ऐसे लोग जो है धोखा देने के लिए आ जाते हैं, इसलिए अपना अमानत किसी के हवाले करने से पहले, किसी पर एतबार करने से पहले कई दफ़ा सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली में लाल किले के करीब कार धमाके को अंजाम देने वाले
शूरिश पसंद डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा वाक़े घर को सिक्योरिटी एजेंसियों ने आज आईईडी से उड़ा दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर कर पूरे अमल को मनसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया। धमाके की जांच अब तक कई बड़े इंकिशाफात हो चुके हैं। धमाके से जुड़ी मजीद एक कार जुमेरात को फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पार्किंग में मिली। पुलिस के मुताबिक कार डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर है, जिसे पहले ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। फरीदाबाद पुलिस का मानना है कि यूनिवर्सिटी में मिली मुश्तबा मारुति ब्रेजा कार की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। मुश्तबा कार मिलने के बाद एंटी बम दस्ते को बुलाकर गाड़ी की तलाशी ली गई। यूनिवर्सिटी अहाते में खड़ी दीगर गाड़ियों की भी जांच की जा रही है और इनके मालिकान की जानकारी की तस्दीक हो रही है। नाज़िर-ए-गिरामी, देवबंद कोतवाली के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा का तमाम मज़ाहिब के लोगों की मीटिंग में हिंदू दहशतगर्दी को बतौर मिसाल इस्तेमाल करना महंगा साबित हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी आशीष तिवारी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। ताहम पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि उनका कभी भी किसी को नाराज़ करने का इरादा नहीं था, लेकिन ये एक अधूरी वीडियो वायरल हुई है। दरअसल दिल्ली बम धमाकों के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। अफवाहों से माहौल को ख़राब करने से रोकने के लिए इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने पुलिस स्टेशन में तमाम मज़ाहिब के लोगों की मीटिंग बुलाई। इस मुलाकात में उन्होंने बाहमी हम आहंगी की वकालत की और कहा कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हिंदी दैनिक अमर उजाला ने बताया कि उन्होंने नक्सलियों के हिंदू होने की मिसाल दी। वायरल वीडियो के मुताबिक उन्होंने कहा कि कई दहशतगर्द बहरिया में पकड़े गए, कई दहशतगर्द फौज में पकड़े गए और पंजाब में कई हिंदू दहशतगर्द भी पकड़े गए। ये तस्वुर गलत है कि सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द हैं, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं। इस दौरान किसी ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इससे बहस और हंगामा बर्पा हो गया। ये वीडियो लखनऊ पहुंची, जिसके बाद एसएसपी आशीष तिवारी ने जुमेरात को इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा को मुअत्तल किया। ताहम इंस्पेक्टर का कहना है कि वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा वायरल किया गया, जबकि पूरी वीडियो को सुनने से वाज़ेह हो जाएगा कि उनका मकसद किसी मजहब पर सवाल उठाना नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है नाज़िर-ए-गिरामी, सिर्फ दहशतगर्दी के साथ हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर, सच बोलने पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को इस वक्त ये सज़ा दी गई है, जिसकी इस वक्त जो है सरजनिश की जा रही है। नाज़िर-ए-गिरामी, फरीदाबाद में वाक़ अल-फलाह मेडिकल कॉलेज दिल्ली की लाल किले के करीब कार बम धमाके की तहक़ीक़ात में ज़ेर तफ्तीश है। अब वो दीगर मामले में भी फंसी नज़र आ रही है। वहीं ईडी की भी एंट्री हो गई है। दरियासना खबर मिली है कि एनएएसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर गलत एक्रीडिटेशन और ज़ाहिर करने पर शोकास नोटिस जारी किया है। दरहकीकत अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, को एनएएसी की जानिब से एक्रीडिटेशन का झूठा दावा करने पर इन नोटिस जारी किया गया। बहरकैफ नाज़िर-ए-गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि अब मुख्तलिफ मरहलों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को घेरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वजह से कि इस वक्त जो सूरत हाल और धमाका खेज़ मामला पेश आया है, उसमें अक्सर डॉक्टरों का ताल्लुक़ या यहाँ पर काम करने वालों का था। वह नाज़िर-ए-गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।